बातचीत करनी है, लेकिन कॉर्पोरेट कनेक्शन में फिलहाल वक्त हो गया है आज के मैनेजमेंट के साथ जुड़ने का। और आज बात होगी रेमंड रियलिटी की। रेमंड ग्रुप की इस कंपनी का रियलिटी से जुड़े कारोबार से राब्ता है। रियलिटी कारोबार पर फोकस बढ़ाने के लिए रेमंड रियलिटी का डीमर्जर किया गया है और इसे एनसीएलटी की मंजूरी भी मिल गई है और अब जल्द लिस्टिंग की योजना भी है। मैनेजमेंट पर इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही कंपनी ने हाल ही में नए प्रोजेक्ट्स के लिए कई जॉइंट डेवलपमेंट्स एग्रीमेंट भी किए हुए हैं, इस पर भी बातचीत होगी। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रेमंड रियलिटी के सीईओ हरमोहन साहनी। और हरमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में, आपने शिरकत की। तो पहला सवाल यहाँ पर, जो 2 मेजर जेडीएस अनाउंस किए गए हैं 2025 में, माहिम वेस्ट और वडाला की मैं बात कर रही हूँ, इन जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट्स का भविष्य किस तरह से आप एनरोल होता हुआ देख रहे हैं? कोई माइक्रो मार्केट बॉम्बे में जो कि अंडर कंसिडरेशन है, जिसके बारे में आप हमें फिलहाल जानकारी दे सकते हैं, इस जेडीए के आउटलुक के साथ साथ बताइएगा। बॉम्बे में हमारा मेन फोकस बॉम्बे ही है और एडिशनली हम पुणे भी अभी देख रहे हैं। सो हमारा जो भी व्यवसाय धंधा होगा वो सब बॉम्बे और पुणे के बीच में कंसंट्रेटेड रहेगा। अब इसमें जो भी माइक्रो मार्केट हमारे स्ट्रैटेजी में फिट होती है, हम वहाँ पे जरूर देखेंगे ये जमीन। और एसेंशली हम लोग ऐसी मार्केट्स में काम करना चाहते हैं जहाँ पे डेप्थ हो, चाहे बाजार ठंडा हो गर्म हो तो भी ये है कि माल खपना चाहिए उधर, और जो सेल्स है वो कंटिन्यूड रहनी चाहिए। प्राइस तो जो है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करते हैं, कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं। बट बॉम्बे में कभी हमने प्राइसेस सिग्निफिकेंटली नीचे जाते हुए देखे नहीं है पिछले 25-30 साल में। एटलीस्ट मेरे करियर में तो मैंने नहीं देखे। तो तो ये सब देखते हुए हम अगले साल के लिए भी हमारी गाइडेंस सेम ही है। हम 6,000 से 8,000 करोड़ तक के प्रोजेक्ट हर साल टारगेट कर रहे हैं। हम उतना इजाफा हर साल करते जाएंगे मिनिमम, और शायद उससे ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा अपॉर्चुनिटी पे भी डिपेंड करता है। बट ये तो डेफिनेटली हम लोग अचीव करेंगे। सानी साहब, कुछ जानना चाहेंगे रेमंड रियलिटी का जो वडाला जेडीए है और जीडीवी है 5,000 करोड़ का, इसमें रेमंड रियलिटी का शेयर कितना होगा और किस तरह से 3,000 करोड़ जो है वो कंपनी का जीडीवी शेयर होगा वडाला जेडीए प्रोजेक्ट में? क्या ये आंकना सही है? देखिए, इसमें इसमें शेयर ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो हमने डील करी है, उसमें कुछ कुछ जो खर्चा है वो लैंड ओनर भी उठा रहे हैं और उनको कुछ टॉप लाइन का भाग भी जाएगा। इस 5,000 करोड़ में से 3,000 करोड़ डायरेक्टली हमारे को आएगा और हमको सेल बिल्डिंग बनाना है, और बाकी का जो अ, खर्चा रहेगा उसमें अप्रूवल और बहुत सी और भी खर्चे हैं वो सब लैंड ओनर उठाएंगे। दैट वो स्प्लिट पैसा है। थोड़ा सा रेडी रेकनर की बात करते हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र ने जिस तरह से इजाफा किया है, खासतौर से अगर हम थाने जैसे इलाकों की बात करें जहाँ पे +7.7% का हमने एक नंबर आता हुआ देखा है। रेमंड की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी की बात करें, मार्जिन्स की बात करें, नए प्रोजेक्ट्स को लेके डिमांड की बात करें, किस तरह से जो पूरी कॉस्टिंग है बायर्स को इम्पैक्ट करेगी, या आप इसको अब्जॉर्ब करेंगे अपने सेल्स मोमेंटम में? थोड़ा सा देखिए, रेडी रेकनर रेट में जो भी वैल्यू में इजाफा गवर्नमेंट ने किया है, मेरे हिसाब से बहुत संतुलन के साथ किया है। ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो 3.5% के आसपास इजाफा हुआ है। कुछ एरियाज में ज्यादा हुआ है, कुछ में कम हुआ है। तो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं सब में 4 से 5% तक का इजाफा हुआ है। थाना या बाहर का भी अगर देखें जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसमें जहां जहां हमने पहले से अप्रूवल लेके रखे हैं, गवर्नमेंट का सब अप्रूवल्स आ गए हैं और काम चल रहा है, वहां पे तो हमारी कॉस्ट पे कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं। सिर्फ इसमें क्या रहता है कि जो अप्रूवल कॉस्ट रहती है उसमें जो भी हिस्सा जो जुड़ा हुआ होता है रेडी रेकनर रेट से, और वो सारा नहीं जुड़ा होता है, कुछ हिस्सा जुड़ा होता है, वहां पे थोड़ा इंक्रीज आ सकता है। तो वहां पे 1-1.5% तक ओवरऑल कॉस्ट में अ, इजाफा हो सकता है हमारे प्रोजेक्ट्स में, जहां पे हमने अप्रूवल अभी तक लिए नहीं है और चार्जेस गवर्नमेंट के पे नहीं किए हैं। पर उतना तो नॉर्मल प्राइस में भी
आप देखें तो इंक्रीज रहता ही है, 3 से 4%। आप देखें तो प्राइस बढ़े ही हैं डेफिनेटली हर एक मार्केट में बॉम्बे की। इनफैक्ट पिछले 2-2.5 साल में तो 6 से 8% के आसपास भाव बढ़ते रहे हैं, क्योंकि पहले 7-8 साल तक भाव बिल्कुल ही नहीं बढ़े थे और उसके बाद अभी मार्केट अभी कैचअप कर रही है। तो मार्जिन पे या इवन डिमांड में भी हमको ऐसा कोई अंदाजा लगता नहीं है कि कहीं पे इसका कुछ इम्पैक्ट आएगा। आई थिंक मार्केट विल टेक इट इन इट्स स्ट्राइड, सो ये नॉर्मल कोर्स में निकल जाएगा। अब ये बताइएगा, अब जिस तरह से एनसीएलटी की भी यहाँ पर आपको नॉड मिल चुकी है, किस तरह से अब इफेक्टिव डेट हो जाएगी डीमर्जर की, और किस तरह से अब लिस्टिंग का इंतज़ार करना चाहिए? पिछली बार जब आपसे बात हुई थी तो जुलाई अगस्त इस साल का एक टाइमलाइन दिया गया था लिस्टिंग के लिहाज से। ठीक, एज पर एज टाइमलाइन की जो बात करें तो अभी हमारा जो एस्टिमेट था उसके हिसाब से ऑर्डर थोड़ा उससे जल्दी आ गया है। तो ये टाइमलाइन जो हमने आपको बताई थी पहले, जुलाई अगस्त की, वो जरूर बरकरार है और शायद हम मार्केट को पॉजिटिवली सरप्राइज करेंगे और शायद उससे पहले भी हो जाए। मई जून का भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, सो जून का लिस्टिंग का पॉसिबिलिटी है। FY26 के लिए आपके प्री सेल्स टारगेट क्या कोई हैं जो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं? सो देखिए, FY26 में मार्केट तो हमको जितनी पिछले साल थी वैसी ही स्ट्रांग लग रही है, क्योंकि हमने एटलीस्ट जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं हमने कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं देखे हैं, वैसे ही स्ट्रांग डिमांड है। प्राइस इंक्रीज भी सिमिलर 6 to 8% जो है। लग रहा है कि अगले साल में भी एटलीस्ट 5% तो मिनिमम मिलना ही चाहिए प्राइस इंक्रीज। सो थोड़ा कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, सो मार्जिन मेंटेन रहेंगे। जो ग्रोथ का हमने गाइडेंस, जनरल गाइडेंस दिया है अगले 2-3 साल के लिए कि हम कम से कम 20% इजाफा टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में मिनिमम करके देंगे। और अभी तक हमने जो भी रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, हम 20% से ज्यादा ही हमने ग्रोथ दिखाई है। एंड मोस्ट लाइकली मार्च 25 में भी हम ये जो जनरल गाइडेंस है उससे बेटर ही करके दिखाएंगे। सो 26 का भी आप समझिए कि जनरल गाइडेंस वही है। ऑलराइट, चलिए सानी साहब, समय दिया आपने, तमाम सवालों के जवाब आज दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो रेमंड रियलिटी से बातचीत हुई थी हमारी, ब्रेक पर हम गए उससे पहले, और इस खबर के साथ साथ हम चाहते हैं, क्योंकि रियलिटी पर हमने शुरुआत में आपसे बातचीत नहीं की, तो उस पर भी आपकी राय अब चाहेंगे। तो देखिए, हम रियल्टी स्पेस की बात करें तो जो एफएनओ में स्टॉक है, अगर हम उनकी बात करें तो अभी तक जितने भी स्टॉक है, स्पेशली डीएलएफ, ओबराय रियल्टी या गोदरेज प्रॉपर्टीज, इन सब में कंसोलिडेशन दिख रहा है। कोई खास ट्रेंड दिख नहीं रहा है। आई थिंक यहाँ पर अभी भी लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करनी चाहिए। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ गोदरेज प्रॉपर्टीज की, जहां पर अगर पैटर्न देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड बना हुआ था, लेकिन अब कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो जब तक ये स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ना निकले, तब तक इन तीनों स्टॉक में फ्रेश लॉन्ग नहीं बनाना चाहिए।